जय हिंद एवरीवन। दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बात मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है एंड बेसिकली ये जो टॉपिक है आज का, इसके आपके एसपीआई के पेपर में नंबर 5 टू नंबर 4 मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये पूरे वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंट उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ध्यान से देखना, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन की क्या होता है भारतीय संविधान। उसके बाद में देखेंगे ये भारतीय संविधान बनाया कैसे गया। देन आफ्टर दैट भारतीय संविधान में शेड्यूल्स नाम की कंसेप्ट क्या है। आफ्टर दैट उस भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार क्या है जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो कंट्री का नाम है ये है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया की ये है वहां के प्राइम मिनिस्टर। तो इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलते हैं वैसे ही सब होता है। तो यहाँ पे इनको बोला जाता है मोनार्क, मतलब इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। मतलब आप वहां पे हो, आपका कोई खुद का शासन नहीं होगा। आपको जैसे राजा बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। चाहे आपको हंसना भी होगा तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको रोना भी होगा तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज इन नॉर्थ कोरिया। बट उसके अपोजिट में इंडिया में क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया में हम खुद गवर्नमेंट चलाते हैं, हम खुद लोगों को चुन के देते हैं और वो फिर सरकार में बैठ के हमारे हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। तो ये डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। तो आगे कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज, ये कार्टून आपने सबने देखी होगी, टॉम एंड जेरी की। यहाँ पे ये टॉम है, ये सो रहा है। सेकंड इसमें देखोगे टॉम खेल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड इसमें देखोगे ये टॉम इसके पीछे जेरी के पीछे भाग रहा है। फोर्थ इसमें देखोगे टॉम भाई अपने जिंदगी की बेस्ट मोमेंट्स जी रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखोगे ये जेरी को टॉम पकड़ के बैठा हुआ है ना, जिसमें कि जेरी इज इन डिप्रेशन, वो प्रेशर में है बहुत ज्यादा। आफ्टर दैट आप देखोगे ये भी बेचारा टॉम को किसी ने बंदी बना लिया है, तो ये भी प्रेशर में है, मतलब इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। उसके मुंह पे दिख रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी। आफ्टर दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इतने से जेरी ने टॉम की पूरी बजा दी और वो भाग रहा है वहां से, तो इज इन प्रेशर, इज इन डिप्रेशन। दोनों इसमें एक अंतर आपको दिया होगा। एक में दिखता है आपको फ्रीडम, दूसरे में दिखता है आपको नॉन फ्रीडम। तो ये सब चीजों का बैलेंस जो है ना, लोगों को कैसे करना है, भारत को अपना जो देश है वो कैसे चलाना है, भारत के नागरिकों के कौन से अधिकार है, क्या क्या चीजें भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी सबकी एक लॉ बुक जो है वो बनाई गई है एंड इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं इस भारतीय संविधान को बनाया कैसे गया है। तो आपको सभी को पता होगा, तो आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो इसलिए भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक रूल बुक नहीं थी, एक लॉ बुक नहीं थी। हम लोग अंग्रेजों के हिसाब से चल रहे थे। बट अंग्रेज तो चले गए, अभी हमें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो रूल बुक और लॉ बुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए एक कमेटी, या फिर आप बोल सकते हो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उसकी मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उसके बाद में ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस कमिटी के चेयरमैन एज एन प्रेसिडेंट चुने गए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। आफ्टर दैट 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई और उसको हेड किया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। और ये जो कमेटी है इसका 99% ऑफ द क्रेडिट जाता है भारतीय संविधान बनाने में, मतलब ड्राफ्ट बनाने में। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? सपोज आपको एक रिसर्च पेपर बनाना है, सपोज कोई टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक के लिए लगने वाला जितना भी मटेरियल है, तो वो सब मटेरियल जमा करने का काम जिसके पास रहता है, कलेक्शन ऑफ द नॉलेज, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ द नॉलेज, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एज अ चेयरमैन, है ना। उसके बाद में ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सबमिशन हुआ, उसके बाद में ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई एंड देन फाइनली हमने 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन साइन किया और 26 जनवरी 1950 को वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लीगली इन्फोर्स किया। तो आप अगर देख सकते हो ये 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है, क्योंकि उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इनेक्ट किया था, मतलब इन्फोर्स किया था। तो टोटल अगर आप टाइम देखोगे 15 अगस्त
1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का, तो ये लगभग लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे भारतीय संविधान बनाने के लिए। इतना लंबा टाइम लगा भारत का संविधान बनने के लिए, तो ये बेहद जरूरी होता है। आप इस चीज को बहुत ज्यादा याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इनका नाम था बी एन राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, बिकॉज ही इज द whole and soul person who was behind the drafting committee, who was a president of drafting committee। और उनके ड्राफ्टिंग कमेटी में देवर टोटल 7 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स थे। और इनके द्वारा पूरा ड्राफ्ट बनाया गया। हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें ली, और हमारी भी इंडिया से कुछ चीजें ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और उसके हिसाब से हमने बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे सर आप इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो भाइयों, एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपने सीबीएसई में, और स्टेट बोर्ड का भी बुक पढ़ा होगा। ठीक है, दोनों में ना सिविक्स नाम की सब्जेक्ट आती है। अभी कबर आपने होगा पढ़ाई की हुई तो पता चलेगा। क्लास 8, 9th और 10th में ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें से ही मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको फिर से टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अभी फिर से आपको ये चीज करने की जरूरत ना पड़े, जाओ बुक उठाओ पढ़ो। इससे अच्छा ये वीडियो है, वीडियो को 2x स्पीड पे कर लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, जैसे एक चीज होता है, हमारे पास अगर कोई भी बुक होता है तो वो बुक के स्टार्टिंग में हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसे चैप्टर्स होते हैं। वैसे ही भारतीय संविधान में शेड्यूल्स है, और देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। कितने हैं? 12 शेड्यूल्स है। पहले ओरिजिनली जब भारतीय संविधान बना तो ओनली 8 शेड्यूल्स थे, बट 4 बाद में ऐड करवा दिए गए। ये ऐड करवाना, उसके बाद में किसी चीज को चेंज करना, कोई नई चीज लेके आना, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अमेंडमेंट। समझ में आ गया? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट ट्रिक है इस शेड्यूल्स को याद करने के लिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सबसे पहला आता है टी, टेरिटरीज, मतलब भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनके बारे में दिया गया। सेकंड आता है इमोल्यूमेंट्स, मतलब भारतीय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस कैसे होंगे, ये बताया जाएगा आपके सेकंड शेड्यूल में। थर्ड आएगा आपका ओथ एंड अफर्मेशंस। इसमें बताया जाएगा कि भारतीय नागरिकों के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, तो इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनको शपथ दिलाए जाने की बात ये थर्ड शेड्यूल में होती है। उसके बाद में फोर्थ शेड्यूल है, वो बताता है आपको राज्यसभा के बारे में। कौन से राज्यसभा की सीटें कौन से स्टेट में ज्यादा है, ये इस फोर्थ शेड्यूल में बताया जाता है। उसके बाद में फिफ्थ शेड्यूल है आपका शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज मतलब जो मागास वर्गीय विभाग होते हैं, जहां पे जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज होती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद का आपका आता है सिक्स शेड्यूल। वो सिक्स शेड्यूल में आपको आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके बारे में जो भी शेड्यूल एरियाज है, ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। आफ्टर दैट एफ, फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब ये सातवां शेड्यूल है। इसमें बेसिकली आपको एक लिस्ट दिया जाता है। व्हाट डज इट मीन फेडरल? मतलब आपको पता होगा सेंटर के पास कुछ पावर रहती है और स्टेट के पास कुछ पावर रहती है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर्स होता है ना, सेंटर के पास कौन सी रहेगी, स्टेट के पास कौन सी रहेगी, तो ये सब आएगा आपके फेडरल लिस्ट में। मतलब डिवीजन ऑफ पावर, दैट मीन्स फेडरेशन। तो भारत की जो फेडरल लिस्ट है वो टोटल 3 हिस्से। एक पहली है जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी है जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों आती है। तो इसे 3 लिस्ट है, और ये इसका जिक्र होता है आपके 7वें शेड्यूल में। आफ्टर दैट आपका 8वां शेड्यूल आता है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है। भारत में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती है एज ए ऑफिशियल टर्म पे, तो वो देर आर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एंड इट इज इन 8th शेड्यूल। ये 8 शेड्यूल तो ओरिजिनल थे। उसके बाद में 9वां शेड्यूल ऐड करवा दिया गया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। कौन सी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9th शेड्यूल करवा दिया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। ठीक है, 9th शेड्यूल है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद में आपका आएगा 10th शेड्यूल, वो है आपका 52nd अमेंडमेंट। 11वां शेड्यूल आपका आएगा 73rd अमेंडमेंट। 12th शेड्यूल आएगा आपका 74th अमेंडमेंट। तो देखिए नौवां शेड्यूल क्या है। जैसे भारत आजाद हुआ तो आर्टिकल 31 नाम का एक आर्टिकल था, जो कि फंडामेंटल राइट था, जिसमें थी राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। तो उसको कैंसिल करवाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, राइट टू प्रॉपर्टी कैंसिल करवा दिया गया, और ये 9th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया।
उसके बाद में 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके आमदार और खासदार रहते हैं पार्लियामेंट में, मतलब बेसिकली खासदार बोल सकते हो, एमपीज बोलते हैं उनको। तो ये एमपीज को डिस्क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में दिया गया है ये शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। इसको बोलते हैं डिफेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। उसके बाद में आपका 11वां शेड्यूल है, 11वां शेड्यूल आपको बताता है पंचायत राज सिस्टम के बारे में, ठीक है। और ये पंचायती राज सिस्टम जो है इसका जो है 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका म्युनिसिपैलिटीज, ये आएगा आपका 12th शेड्यूल, और इसका रहेगा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो दीज आर द टोटल 12 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत जरूरी बात है। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, ये दोनों बहुत खुश है, ये मतलब जहां चाहे वहां नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके बाद में ये गानों पे डांस कर रहे हैं। इसके बाद में टॉम फिर से अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बना रहा है। उसके बाद में ये खेल रहे हैं, मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आप ये देखोगे तो इनमें सब में क्या है, फ्रीडम दिया गया है। क्या दिया गया है? फ्रीडम। मतलब किसी भी नागरिक को एक काइंड का फ्रीडम दिया जाना, और उसका मूलभूत मतलब बेसिक होना, ये उसका अधिकार है। मुझे कोई बोलने से रोक नहीं सकता, ये मेरी मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है ये सिटीजन्स के लिए होती है, और वो फंडामेंटल राइट्स अगर कोई सरकार छीन ले तो सिटीजन्स गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकती है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स है टोटल हमारे इतने, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी, मतलब इस भारत देश में हर कोई नागरिक इक्वल है। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम, इस भारत देश में आप जो चाहे वो बोल सकते हो, जहां चाहे वहां जा सकते हो। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी नागरिक जो होता है आपका चाइल्ड लेबर नहीं करवाएगा, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवाएगा। तो ये सब दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी नागरिक को अपना खुद का धर्म चूज करने का उसका अधिकार है, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता है। उसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर एक नागरिक को अपना कल्चर प्रिजर्व करने का अधिकार होता है। तो ये मूलभूत अधिकार है। उसके बाद में वो हर एक चीज जो वो एजुकेशन चाहता है, उस चीज की एजुकेशन वो ले सकता है, ये एक आपका फंडामेंटल राइट है। तो जब ये आप तक आपने आपको मैंने जो 5 फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, इनको अगर गवर्नमेंट के खिलाफ से आपके ऊपर सप्रेस किया जाए, इनको अगर नहीं दिया जाए, तो आपके पास एक फंडामेंटल राइट है जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इस इन सर्वे राइट्स को लगाने के लिए आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और इसी इसको बोलते हैं आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आ गई बात समझ? तो दीज आर द ऑल फंडामेंटल राइट्स, देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इन नंबर्स, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। उसमें और एक फंडामेंटल राइट था जो था आर्टिकल नंबर आपका 31, जो हमने शेड्यूल नंबर 9th और फर्स्ट अमेंडमेंट से हटा दिया गया, और वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट राइट टू इक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, ये जो है। उसके बाद में आता है आपका लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी मेड बाय ओनली। क्या लगता है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में? जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? एक तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बताओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल नॉट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये इमरजेंसी है ना, इसको आप 2 मिनट के लिए साइड में रखना, मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इमरजेंसी नाम की एक चीज होती है, उसमें बेसिकली कौन सा आर्टिकल जो है ये सस्पेंड नहीं होता। मतलब इमरजेंसी में बेसिकली मैं अभी आपको कह के रखता हूँ, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, और गवर्नमेंट वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते। और जब आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। 1975 की इमरजेंसी लगाई थी, उसमें भी वही चीज हुआ था। तो ये इमरजेंसी में ऐसा एक फंडामेंटल राइट है जो कैंसिल नहीं होता, और वो है आपका आर्टिकल 20। ठीक है, ये आर्टिकल 20 जो है राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज, या जो भी है, आपको खुद का, क्रिमिनल को भी खुद का अधिकार होता है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो ये आर्टिकल 20 को
आपको दिया गया जाता है, और आपका आर्टिकल 20 इमरजेंसी में कभी भी कैंसिल नहीं होता। और उसी के साथ में और एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू हैव मीनिंगफुल लाइफ। ये भी आर्टिकल कैंसिल नहीं होता। तो जब जब इमरजेंसी लगेगी तो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी कैंसिल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो? देखिए, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला अधिकार। नागरिक मतलब वो ह्यूमन बींग रहता है ना? कोई भी नागरिक मतलब ह्यूमन बींग ऑफ दैट नेशन। बट क्या होता है, भारत में ना कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं। फॉरेनर्स भी कुछ दिन के लिए रहते हैं, उनको बोलते हैं एनआरआई, मतलब नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इनको भी एक आर्टिकल है जो अवेलेबल होता है, तो वो भी आर्टिकल है आर्टिकल 20। मतलब उनको, फॉरेनर्स को आर्टिकल 15 अवेलेबल नहीं होगा, आर्टिकल 16 अवेलेबल नहीं होगा, आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं होगा, बट आर्टिकल 20 उनको अवेलेबल होगा। क्योंकि आर्टिकल 15, 16 और 19 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। किसकी, किन के लिए? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। और जो आर्टिकल 20 है वो फंडामेंटल राइट भी है, और वो इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है? बेसिकली आपको पता होगा, भारत में जो भारत का गवर्नमेंट का सिस्टम है, भारत काम कैसे करता है, सेंट्रल लेवल पे काम कैसे होते हैं, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के वर्किंग करने के तीन फैक्ट्स हैं। पहला है आपका जुडिशियरी, तीन पहिए, दूसरा है आपका पार्लियामेंट, तीसरा है आपका एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। जुडिशियरी, जुडिशियरी का काम होता है पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन लॉ। मतलब जुडिशियरी, एक आप बात दिमाग खोल के सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जब जब सरकार कोई गलत कदम उठाए, जब जब सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए, तो ये जुडिशियरी एक साइड में बैठ के पूरे सरकार की बैंड बजा देगी। ठीक है? तो ये जुडिशियरी जो है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस गवर्नमेंट का, मतलब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो पार्ट नहीं होता, वो यूनियन का पार्ट होता है, बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ये द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है? उसके बाद में सेकंड उनका ये होता है अंग, वो है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का काम होता है भारत के नागरिकों के लिए नए नए लॉज बनवाना, उनके लिए नई नई स्कीमें लाना, और ये सबको बनाने का काम किया जाता है पार्लियामेंट में। और इन लॉज और जो स्कीम्स है, इनको अप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव पे। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद में बाकी के हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एग्जीक्यूटिव है। बाकी आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये सबका काम क्या होता है, ये बनाए गए लॉज को अप्लाई करना लोगों के ऊपर। और जब ये कुछ गलती कर दे, तो इनको कौन बजाएगा? फिर जुडिशरी बजाएगी। ठीक है? वो उनको बोलेगा कि नहीं, ये आप गलत कर सकते हो, आपको ये करना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, ये जुडिशरी बोलेगी। ठीक है? तो ऐसे हमारा गवर्नमेंट चलता है। तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का कौन पार्ट नहीं है? एग्जीक्यूटिव का कौन पार्ट नहीं है, आप इसमें, मैंने अभी अभी कवर किया था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या लगता है आपको। क्योंकि लॉज बना के उनको भेजा जाने के काम, और ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और लॉज बनते भी लोकसभा में है, राज्यसभा में बनते हैं, और प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, आप देखिए, और उसके हिसाब से मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर का सेपरेशन होता है, जैसे आपको मैंने अभी बोला था कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपकी जुडिशियल बॉडी है, और इन तीनों का मिला के ही पावर बनती है, और ये गवर्नमेंट चलती है। ठीक है? तो देखिए आगे देखते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से अंग आते हैं? सबसे पहले आपका आता है लोकसभा, दूसरी आती है आपकी पार्ट उसमें राज्यसभा, और तीसरे जो आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट की ऑफिस आती है उसमें। तो देखिए आगे देखते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। अभी फिलहाल जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है? शी इज द हेड ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट मतलब किसी राज्य की नहीं, बट पूरे इंडिया की। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट बोला जाता है, नॉट अ नेशन। नेशन नाम का कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको स्टेट ही बोला जाता है। और ये हेड ऑफ स्टेट होती है। इनको सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस है ये। जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको कमांड देने का काम ये प्रेसिडेंट साहिबा करती है। ठीक है? उसके बाद में शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत भारत की पहली सिटीजन है। उसके बाद इनके कुछ पावर्स पढ़ेंगे। इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, मतलब जो बनाए गए रूल्स एंड लॉज होते हैं, इनको अप्लाई करने का काम में भी ये आते हैं। मतलब इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, ये रूल लॉज के ऊपर साइन करते हैं, तभी वो एक्ट बनता है। ठीक है? उसके बाद में इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। पार्लियामेंट में जो लॉज वगैरह बनते हैं, इनके साइन के बिना वो आगे नहीं जा सकते। उसके बाद में फाइनेंशियल पावर्स है। कोई स्कीम है, कोई पैसे रिलेटेड इश्यूज है, तो उसके ऊपर भी उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनका परमिशन लिया जाता है, तभी ये चीजें पॉसिबल होती है। जुडिशियल पावर्स भी उनके पास है। अगर कोई किसी पर्सन को, मतलब अन्याय हो रहा है उसके ऊपर, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट भेज के उनके ऊपर न्याय कर सकती है। उसके बाद में डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स मतलब कभी कहीं समझ लो, अभी भारत और रशिया दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है।
तो इनके बीच में जो भी इनका डिप्लोमेटिक पावर्स की बढ़ाने की बात होगी तो वो प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा होगी। उसके बाद में मिलिट्री पावर्स है, मिलिट्री पावर्स मतलब ये सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस है। उसके बाद में इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर मैंने आपको बोला था इमरजेंसी मतलब क्या होता है। नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगना मतलब उसमें क्या होगा आपका बेसिकली पूरा सरकार गिर जाएगा, पूरे स्टेट की सरकार गिर जाएगी, और वहां पे पूरी मतलब सिटीजन्स की जो सारी फंडामेंटल राइट्स है वो कैंसिल हो जाएगी। और ये सब करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद में वीटो पावर एक होता है। वीटो मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब मुझे, मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन लेके आए कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है ना। से समझ लो प्रेसिडेंट के पास कोई एप्लीकेशन लेके जाता है, कोई बिल लेके जाता है, और वो बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए होता है, तो वो प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होती है उसको बिल पे। वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उसको मना कर दिया। तो ये मना करने की जो पावर, ये मैं साइन नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप उसमें चेंज करके लाओ। तो ये जो पावर होती है ना उसको बोलते हैं वीटो पावर। आर्टिकल नंबर 111 में होता है ये, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जैसे आपको पता होगा, आप सुबह उठते हो तो आप तुरंत स्कूल नहीं जाते। आपकी स्कूल की टाइमिंग होती है 10 बजे से 5 बजे तक, या फिर आप कह सकते हो 9 बजे से 4 बजे तक। तो ये जो भी टाइमिंग है इसमें ही आप स्कूल का कामकाज करते हो। बाकी सब टाइम पे तो आपको आई डोंट नो, बट आप टाइम पास करते होंगे, खेलते होंगे वगैरह वगैरह जो भी है। बट दिन की चौबीसों घंटे आप स्कूल में नहीं रहते। वैसे सेम टू सेम जो भारतीय सरकार है, लोकसभा राज्यसभा है, ये साल के 12 ही महीने वो पार्लियामेंट और सेशन में नहीं रहेगी। जब वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगी ना, तो उस टाइम पे अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का बिल है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का आर्टिकल उसको अगर लाना है, तो ये प्रेसिडेंट ला सकते हैं, और इनको ही बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। उसके बाद में अगर कोई क्रिमिनल है, उसको अगर सजा सुनवाई गई है फांसी की, और वो अगर चाहता है प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके वो फांसी की सजा भी वो कैंसिल करवा सकता है। उसको ही बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दीज आर द ऑल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उनको, सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। उसके बाद में उनकी 35 साल मिनिमम एज चाहिए। उसके बाद में वो एटलीस्ट एलिजिबल चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, मतलब वो लोकसभा के मेंबर चुने जाने की जो एलिजिबिलिटी है उनके पास चाहिए। उसके बाद में उनके पास दूसरा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज ये आप प्रेसिडेंट बन गए, उसी के साथ में आप यूपीएससी के चेयरमैन भी हो, तो ये चलेगा नहीं। आप जब प्रेसिडेंट बनोगे तो आपको ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपके पास एक ही ऑफिस चाहिए, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में दूसरा कोई ऑफिस चलेगा नहीं, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते। इमरजेंसी पावर्स, अभी मैंने आपको बोल दिया इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी आती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, तीसरी आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत आसान है इनके आर्टिकल्स याद रखना। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी 352, उस पर चौका मारो 356 हो जाएगा, वो है आपकी स्टेट इमरजेंसी। उसके ऊपर फिर से चौका मारो, आपका आर्टिकल आएगा 360, और ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों को मैं वन बाय वन समझाता हूँ। नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या होता है, कोई भारत के ऊपर हमला कर दे, मतलब है ना वॉर हो जाए, भारत का किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, उसके साथ में भारत के ऊपर किसी बाहर की कंट्री ने अटैक कर दे, या भारत के अंदर ही किसी लोगों के द्वारा एक आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो उस टाइम पे भारत की जो प्रेसिडेंट है, भारत की जो सरकार है, वो इमरजेंसी अप्लाई कर देगी बाय विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और उस दौरान आप भारतीय नागरिकों के सब फंडामेंटल राइट्स कैंसिल हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आ जाएगी। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक ये इमरजेंसी लगी रहेगी। उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, किसी स्टेट के इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस होने के बाद में सपोज 200 सीटें थी, 200 में से आपको अगर गवर्नमेंट बनानी है तो आपको मिनिमम 101 सीटें चाहिए किसी पार्टी को, बट उसके पास वो 101 सीटें लाने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी पार्टी भी 101 सीटें ला नहीं पा रही, गवर्नमेंट बन नहीं रही। तो किसी स्पेसिफाइड टाइम में अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो इलेक्शन सब कैंसिल हो जाएंगे, और उस टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा। उसको ही बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, उसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये स्टेट इमरजेंसी लगती है। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के ऊपर कोई अगर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जब तक ये फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी पूरी क्लियर और सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आगे कंटिन्यू हो सकती है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे हु इज द डिजोर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो प्रकार के हेड्स होते हैं, एक होते हैं डिजोर हेड, दूसरे होते हैं डिफैक्टो हेड। डिजोर मतलब जो नॉमिनल है, मतलब जो सिर्फ नाम नाम के लिए है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। ये भारत के नॉमिनल हेड है, इनको सिर्फ और सिर्फ साइन मारनी पड़ती है, बाकी सारी चीजें एक्चुअल फैक्ट जो होती है इसको बोलते हैं डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रेसिडेंशियल रूल इज नोन एज, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। अभी अभी मैंने बोला था कौन सा है, स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी है, क्या लगता है आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना है। आगे देखेंगे, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन विच आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 111 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इसी के साथ में ये जो आपका यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल 111, ये बताता है आपको वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप अगर इस आर्टिकल को 368 कर लोगे तो ये आर्टिकल बताता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसी करनी है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको बोलते हैं CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और इसी के तहत भारत के जो भी आर्टिकल्स है, जो भी इनको बदलाव है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। बिल बिकम्स एक्ट आफ्टर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। किसी भी बिल को जब प्रेसिडेंट साइन मार देता है तो वो एक्ट बन जाता है, उसके लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, आगे देखेंगे। हु डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चुने जाते हैं, तो उनको चुनने के लिए कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले एक कंसेप्ट आप याद में रख लो, इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 100% ट्रू। लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट 100% टू, जो सारे आमदार होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी 100% टू, क्योंकि दिल्ली एंड पौंडीचेरी क्या है आपकी, आपका ये जो दिल्ली एंड पौंडीचेरी है ये है आपकी यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरीज है। इनके भी लोग आते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आमदार हैं जो वो आते हैं। उसके बाद में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आते। ठीक है, आगे देखते हैं। हु गिव्स ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं ओथ प्रेसिडेंट साहिबा को, ये ओथ देने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू इज डॉट डॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी इज द 13th 14th 15th 12th, शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14 कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकसभा। लोकसभा ही को ही बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, मतलब पार्लियामेंट के तीन अंग है। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट। तो हम लोग लोकसभा के बारे में देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लोअर हाउस। मैक्सिमम कैपेसिटी इस हाउस की 550 मेंबर्स की है। इनको चुनने के लिए भारत के लोग ही सपोर्ट करते हैं, इलेक्शंस करते हैं। तो जो अभी इलेक्शंस भी हो रहे हैं तो वही लोकसभा के मेंबर्स के लिए हो रहे हैं। जो भी पार्टी इसमें चुन के आएगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उनका ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जैसे अभी फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में पार्टी विथ मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। ये नॉन परमानेंट हाउस है। एक बार ये चुनी गई तो ये 5 साल के लिए उसका टर्म होता है, बट इन बिटवीन अगर गवर्नमेंट गिर जाए तो ये इसका फिर से इलेक्शन होंगे, मतलब 5 साल इसने रहना ही कंटिन्यू है, ये डिसाइडेड नहीं होता। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट और सपोर्ट पे। जब 5 साल में कोई गवर्नमेंट अपना सपोर्ट निकाल लेगी, कोई पार्टी अगर अपना सपोर्ट निकाल लेती है, ये सरकार फिर से गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से हाउस बनेगी 5 साल के लिए, ये गारंटीड 5 साल के लिए रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं देगा। आगे है, जैसे क्लास में क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन करने के लिए मॉनिटर होता है ना, वैसे ही लोकसभा में लोकसभा का डेकोरम मेंटेन करने के लिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लॉज बनाना। उसके बाद में फाइनेंशियल फंक्शंस, मतलब जो भी पैसे के रिलेटेड चीजें होती है ये इनके बारे में ये पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब आप जा सकते हो आर्टिकल नंबर 370 हटा के, जो मोदी जी बड़े बड़े बादशाह बन रहे हैं ना, उन्होंने जो 370 हटाया है, उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब काम, एग्जीक्यूशन का काम किसका था? ये तो आर्मी नेवी एयरफोर्स ने काम किया ऑन दी, है ना, डिफेंस फोर्सेस ने हमारे ये काम किया है। बट जो ऑर्डर्स एंड जो एग्जीक्यूशन था ये बाय प्राइम मिनिस्टर था, है ना। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ये इनके पास रहती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे हु मेंटेन्स द डेकोरम ऑफ द लोकसभा, तो इनका आंसर आएगा स्पीकर। उसके बाद में आता है मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन। देखिए अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं। कोई भी लॉ अगर भारत में बनता है तो उसको पहले बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल। तो बिल अगर बोला जाता है तो बिल में जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक मनी बिल होता है, मतलब जो पैसे के रिलेटेड बात होती है वो मनी बिल में, और वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में जो सीटें होती है, हर एक राज्य की अलग अलग सीटें होती है। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें होती है 143, वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में है। ठीक है, आगे देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और अपर हाउस। उसके बाद में इस राज्यसभा की कैपेसिटी है मैक्सिमम 250 मेंबर्स की। उनको इलेक्ट किया जाता है बाय एमएलए। जो राज्यों के एमएलए होते हैं, जो आमदार होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं लोगों को, इन एमपीज को, ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट किया जाता है एमएलए के द्वारा। उसके बाद में इस राज्यसभा का डेकोरम मेंटेन करने का काम, मतलब राज्यसभा के मॉनिटर जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक परमानेंट हाउस है, यहाँ पे हर एक मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है। इस हाउस की कोई टर्म नहीं है, जैसे लोकसभा 5 साल के लिए रहेगी, मतलब एक बंदा 5 साल के लिए रहेगा, या फिर लोकसभा में चुने जाने के बाद में वो 5 साल कंटिन्यू करेगा, वैसे यहाँ पे 6 साल कंटिन्यू करते हैं। और ये सरकार यहाँ की गिरती नहीं है, एक बार चुने गए तो 6 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बट हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और 1/3 फिर से चुन के आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर उनका चलता रहेगा और ये चलता रहेगा आगे कंटिन्यू। ठीक है,
इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले सेफ्टी वॉल ऑफ इंडिया फेडरल पॉलिसी, इंडिया के डिवीजन ऑफ पावर से इसके ऊपर फोकस करना। उसके बाद में डेलिबरेटिव बॉडी, मतलब सबके ऊपर जो है डेलिबरेटिव बॉडी, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसके बाद में स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, उनकी कुछ स्पेशल पावर्स है राज्यों के बारे में। रिप्रेजेंटिंग ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने का काम राज्यसभा करती है। रिव्यू एंड रिवॉल्यूशन रूल, मतलब जो भी सरकार चल रही है इसके बारे में रिव्यू एंड रिवॉल्यूशन करना, इसका काम भी राज्यसभा का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उनकी फोटो है, ये इनकी तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में आपको पता होगा नहीं पता होगा, बट इन शख्सियत का नाम मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में एट एनी कॉस्ट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, अब हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव पार्ट भी देख लिया, हमने देख लिया आपका पार्लियामेंट्री पार्ट। अब आते हैं जुडिशियल पार्ट में। जुडिशियल पार्ट में सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले अगर आप देखोगे आपके गांव में, आपके तहसील पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका रहेगा लोअर कोर्ट। उसके बाद में लोअर कोर्ट में अगर आपका मसला सॉल्व नहीं होता है तो आप जाओगे हाई कोर्ट में। जैसे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है कहाँ पे? बॉम्बे में। और बॉम्बे हाई कोर्ट है और उसकी ब्रांचेस दो है, मतलब उसके बेंचेस है, उसको उसको बेंचेस बोलते हैं। बहुत जरूरी है याद रखना, पहला है संभाजी नगर, दूसरा है आपका नागपुर बेंच। तो ये दोनों जगह पे हाई कोर्ट की बेंचेस है बॉम्बे हाई कोर्ट की। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आपका मैटर सॉल्व नहीं होता है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो आप फिर से अपील करोगे। आप फिर से जाओगे, फिर से जाओगे, ये तो फिर से जाने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं अपील। क्या बोलते हैं उसको? अपील बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट कैसा होता है? जैसे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वो कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट लेवल पे की गवर्नमेंट भी अलग होती है, और उसके बाद में वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। गवर्नर, गवर्नर मतलब जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट गवर्नर होते हैं। गवर्नर को अपॉइंट ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फिर गवर्नर जैसे नॉमिनल हेड होते हैं, वैसे चीफ मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं गवर्नमेंट के इन द स्टेट, और उनके नीचे फिर आएंगे आपके मिनिस्टर्स। ठीक है, आगे देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे आपने देखा सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेस है, इसीलिए उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे दो हाउसेस है, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर बाय कैमरल। एक होती है आपकी विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। बट बाकी के जो ऐसे ये है, कुछ ऐसे राज्य है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है जिसको बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा तो दोनों इसमें कंपलसरी, विधानसभा हर राज्य में कंपलसरी रहेगी, बट विधान परिषद हर राज्य में कंपलसरी नहीं है। जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य को बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले है आपका तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टी, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद में है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका यू। ठीक है, उसके बाद में है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दो दो हाउसेस है, उसको बोलते हैं एम। ठीक है, उसके बाद में है बिहार, है ना, बिहार में भी दो दो हाउसेस है, बी। ठीक है, उसके बाद में है आपका आंध्र प्रदेश, उसके में भी दो दो हाउसेस है, ये है ए। उसके बाद में आपका कर्नाटका। ठीक है, तो ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 स्टेट्स इन इंडिया जहां पे विधानसभा और विधान परिषद ऐसे दोनों भी है। इसको ही बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिमम जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका आंसर है राइट 34। 33 हमारे जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दोनों को मिलाओगे तो आपका आंसर आएगा 34। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स भर जाने दो, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट आपको आंसर जरूर बताना है, ये बहुत जरूरी है। इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। मैं जैसे मैंने बोला नॉमिनल हेड कौन होता है, वो होते हैं आपके गवर्नर। ठीक है, आगे देखेंगे विच टू यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। आप देखोगे भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है आपका दिल्ली, पांचवा है आपका दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, उसके बाद में आपका पौंडीचेरी, उसके बाद में आपका अंडमान एंड निकोबार। ऐसी तीन ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहला है आपका पौंडीचेरी, दूसरा है आपका दिल्ली, तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। बट फिलहाल दिल्ली और पौंडीचेरी ये दोनों ही है। जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, बाद में यूनियन टेरिटरी बना, तो इसीलिए वहां पे इलेक्शंस नहीं हुए अब तक। तो फिलहाल दिल्ली एंड पौंडीचेरी ऐसे दो उसका आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। एज एट फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसे गांव में ग्राम पंचायत होता है, तालुका में पंचायत समिति होता है, डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है जिला परिषद। ये जो सिस्टम होती है ना, इसको ही बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। और ये ऐसे राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, और वो है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाय विच अमेंडमेंट राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें बेसिकली 6 से लेके 14 ईयर्स तक की आयु के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनको कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाना, ये कंपलसरी है, उनका मूलभूत अधिकार है।
कोई भी बच्चा बेसिक एजुकेशन से वंचित नहीं होना चाहिए, तो उसी को बोला गया है 86 अमेंडमेंट के तहत। और ये है आपके पॉलिटी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं और ये फिनिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड जय हिंद। वन लास्ट थिंग, आपको इसको रिवाइज करते रहना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ।